हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? क्वांटम नंबर। मैंने आप लोगों को कराया था क्वांटम नंबर क्या होता है और हम किस तरह से क्वांटम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, आज 2-3 रूल्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएगा उनमें से एक रूल। और साथ में एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। ठीक है जी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज की, तो इसलिए सारे बच्चे ज़रा ध्यान से समझना आज का टॉपिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। और वो प्रिंसिपल क्या कहता है? वो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हैं, ठीक है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th क्वांटम नंबर जो है उनका, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर है, वो हमेशा डिफरेंट होगा। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर कैन हैव मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम। टोटल क्वांटम नंबर 4 होते हैं, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर तक सेम हो सकते हैं, बट दे ऑलवेज डिफर विद रिस्पेक्ट टू 4th क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर जो उनका है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो उनका है, वो हमेशा अलग होगा, डिफरेंट होगा। मान लेते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट शेल में है, तो उनका n = 1 है दोनों का। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो गई। l 0 का मतलब m भी 0। लेकिन इनकी जो स्पिन है, एक की प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ होगी। कहने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में आते हैं तो उनकी स्पिन कभी भी सेम नहीं होती। स्पिन हमेशा उनकी अलग अलग होती है, एक की क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको आप ऐसे ना लिख करके शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी जो स्पिन है वो भी अपोजिट होती है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसके बाद एक और प्रिंसिपल हमारे पास है जिसका नाम है आबो प्रिंसिपल। वो देखते हैं क्या कहता है आबो प्रिंसिपल। AUFBAU आबो प्रिंसिपल। आबो एक साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर आएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद उसमें जिसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरेंगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इन द ground state of an atom, electrons are filled in orbitals in increasing order of their energy। Starting with orbital having lowest energy। एटम के ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी जाती है
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को दिया जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है ऑर्बिटल्स में वो उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, किसकी सबसे ज़्यादा है? इसके लिए आपो ने हमें एक बना करके दिखाया, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपो ने इस तरह से बना करके हमें दिखाया 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। एस ऑर्बिटल हमारा पहली शेल से ही शुरू हो जाता है, इसलिए उसने 1 से लेके 7 तक लिख दिया, क्योंकि 7 शेल ही अभी तक पता चली हैं जिनमें एटम्स ऐसे पता लगे जिनमें 7 शेल तक होती हैं। उसके बाद जो आपका P है वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है, क्वांटम नंबर में हमने सीखा था। सेकंड शेल में S भी होता है और P भी होता है। तो P 2 से स्टार्ट होता है, 3P 4P 5P 6P 7P। P जोन सा है हमारा वो 2 से स्टार्ट होता है। अब हम D की बात करते हैं। D हमारा थर्ड शेल से शुरू होता है, तो 3D लिखेंगे, 2D 1D नहीं आएगा। 3D 4D 5D एंड 6D तक लिखेंगे, ठीक है, 7D नहीं होता। उसके बाद F जोन से हमारा फोर्थ शेल से शुरू होता है, 4F एंड 5F, 6F भी नहीं होता। तो आपने पहले तो ये इस तरह से लिख लेने हैं, S 1 से लेके 7 तक, P 2 से 7 तक, D 3 से 6 तक और F 4 एंड 5। उसके बाद आपने इस तरह से एरो लगाने हैं ऐसे। इस तरह से आपने एरो लगाने हैं, डायगनली एरो इनको बोलते हैं। और इन एरो को लगाने के बाद हमारे पास एनर्जी जो है ऑर्बिटल की आ जाएगी, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। कैसे? आप सबसे ऊपर से शुरू हो जाओ और टेल से शुरू होते रहो, जो जो आता जाए लिखता जाओ। सबसे पहले 1s आया है तो हमने 1s लिख दिया। उसके बाद हमारा 2s आया है तो 2s लिख दिया। 2s के बाद अगला नंबर लगना पीछे से ही है, 2p 3s, तो हमने लिख दिया 2p 3s। इसके बाद फिर अगली लाइन आ गई 3p 4s, 3p 4s। इसके बाद अगली लाइन 3d 4p 5s, 3d 4p 5s 4f 5s के बाद 4d 5p 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इसके बाद 5f 6d एंड 7p। ये हमने यहाँ से शुरू हो गए और लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये सारा लिख दिया इस तरह से 7p तक। अब हमें पता चल गया कि 1s की एनर्जी सबसे कम है और 7p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे सबसे पहले 1s में भरे जाएंगे, फिर 2s में, फिर 3s 2p में, 3s 3p 4s, इस तरह से। तो ये सीक्वेंस आपने ऐसे बना करके चेक कर लेनी है। अगर बनाने में आपको लग रहा है ये टेढ़ा मेढ़ा सा काम है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको बड़ा आसान सा मेथड बताता हूँ। आपके सिलेबस में यहाँ तक काम चल जाएगा 3D तक, ठीक है ना। 3D तक आप लोगों ने ये याद कर लेनी है सीक्वेंस, क्योंकि आपके पास 30 एटॉमिक नंबर तक का है, वो यहाँ तक काम चल जाएगा। इसको याद कर लेना है आपने भी, पहले क्या है उसके बाद क्या है। कैसे? ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे आपने याद कर लेना, ठीक है। अगर पूरी याद कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर सकते 3D तक तो सबको याद हो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। मुझे 7s तक बड़ी अच्छी तरह से याद है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का यहाँ तक काम चल जाएगा 3D तक,
ठीक है, अगर 3D तक भी आपको याद है 30 एटॉमिक नंबर तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास आबो प्रिंसिपल है जो कहता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में हम भरेंगे उन ऑर्बिटल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे बाद में उसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और ये ऑर्बिटल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये ऑर्डर आपको पहली लाइन तो सबको बड़ी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, किसके बाद क्या आता है, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हम लोग करेंगे। तो आबो प्रिंसिपल के बाद अगला जो प्रिंसिपल हमारे पास रहेगा वो हर्ट्ज रूल रहेगा। नेम ऑफ द टॉपिक इज HUND, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है? हर्ट्ज रूल कहता है कि मान लो मैं p ऑर्बिटल लिखूं, p में आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं। d में लिखूं तो 10 आते हैं, f में लिखूं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल। ये मैंने आपको क्वांटम नंबर वाली वीडियो में समझाई थी बात। s में ज़्यादा से ज़्यादा 2, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। हर्ट्ज रूल हमें ये कहता है, मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन है 4, p ऑर्बिटल में वो फिल करने हैं, तो 4 को हम लोग कैसे फिल करेंगे? 4 को हम लोग इस तरह से फिल करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे फिल करना है, बारी बारी से फिल करना है। मतलब हम यूं नहीं कर सकते, मैं यूं लिख दूं कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, 2 यहाँ रख दूं, 2 यहाँ रख दूं, मैं इस तरह से नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। मतलब हर्ट्ज कहता है कि जितने भी आपके पास ऑर्बिटल हैं किसी भी सब शेल के, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। पेयरिंग का मतलब जो है आपने पेयर कर रखे, ये पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक तीनों को p है तो 3 ऑर्बिटल है तो तीनों को एक एक नहीं मिल जाता, d है तो पांचों को जब तक एक एक नहीं मिलता छठे से पेयरिंग होएगी, वहां पे छठे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होएगी d के केस में। मैं d ले लूं, ये मेरे पास d है 1 2 3 4, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 4, वही तो 4 को मैं यूं भरूंगा 1 2 3 4, ऐसे मैं चारों को यहां नहीं रख सकता, 2 यहां रख दूं 2 यहां रख दूं, वो गलत हो जाएगा। आपने जोड़े तब तक नहीं बनाने जब तक इन पांचों को एक एक नहीं मिल जाता। मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन 4 नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हम 1 2 3 4 5 छठा अब यहां भरेंगे। मतलब आपने ये जोड़े तब तक नहीं बनाने जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता एक सब शेल के अंदर। p है तो p में 3, पहले तीनों को एक एक दो, चौथे से पेयरिंग करनी है। d है पांचों को एक एक दो, छठे से पेयरिंग करनी है। f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, तो सातों को जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन दो, 8वें से पेयरिंग वहां स्टार्ट होएगी। ये बात हमें कहता है हर्ट्ज। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? According to this rule, pairing of electrons in p, d and f orbitals, p में, d में, f में जो पेयरिंग है does not take place, तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती until each orbital of same subshell contain 1 electron each with parallel spin। पैरेलल स्पिन का मतलब सबकी स्पिन भी एक ही होनी चाहिए, स्पिन भी उल्टी नहीं होनी चाहिए। p
पहला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा में पेयरिंग ऐसे करनी है। अगर हम पी में ऐसे कर दें 1 2 3, ये भी गलत है। जब पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरने हैं पहले तो 3, चाहे सबकी स्पिन ऊपर हो चाहे सबकी नीचे हो, चौथे से पेयरिंग करनी है विद अपोजिट्स में। पी में 3 से चौथे से पेयरिंग होएगी, डी में छठे से पेयरिंग होएगी, एफ में 8वें से पेयरिंग होएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। एस में कोई खास बात नहीं, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 1 है तो ये सीधा आ गया, 2 है तो ये ऐसे आ गया। इसमें कोई चक्कर नहीं है। पी में चक्कर है, पी में 3 ऑर्बिटल है, पहले सबको 1 1 दो, बारी बारी से बांटने हैं इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है पहले सबको 1 1 दे दो, फिर बचा कुचा है उसके बाद दूसरे को दो, इतने पेयरिंग नहीं करनी। तो ये हमारे पास हर्ट्ज रूल था। हर्ट्ज रूल के बाद एक रूल और है हमारे पास, and the rule is n+l rule। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है लोअर इज द वैल्यू ऑफ n+l 4n ऑर्बिटल। आपने क्या करना है, उसके n और l को जोड़ करके देखना है। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है? उसका सेकंड क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो दोनों को ऐड करके देखो, लोअर द वैल्यू ऑफ n+n, जिसकी n+l की वैल्यू कम आएगी, लोअर विल बी इट्स एनर्जी, एंड हेंस will be filled first। पहले भरा भी वही जाएगा जिसकी एनर्जी कम होएगी। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको ये तो बता दिया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5d 6s 4f 5d 6p 7s। अभी मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी, अब वो प्रिंसिपल में ये वो सीक्वेंस है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, आपको लगता है 4s पता नहीं तो 4s पहले आता है, ठीक है, पता नहीं 3d पहले आता है, यहाँ आप किसी भी स्टेज पे अगर आप कंफ्यूज हो गए तो उसका इलाज आप n+l रूल से कर सकते हो। कहीं भी कंफ्यूज हो गए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो हम कंफ्यूज हो गए भी, पता नहीं तो 3d 4s था, पता नहीं 4s पहले है 3d बाद में है, तो उसका इलाज हमें n+l रूल बताता है। भी इसका इलाज आपको कैसे पता लगेगा पहले 3d है या पहले 4s है? ये बात हमें n+l रूल कहता है। n+l रूल कहता है दोनों के n और l की वैल्यू को जोड़ करके देखो। हमें पता है इसका जो आगे लिख रखा है वो n होता है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। ये भी सिखाया था 0 1 2 3 s p d f। ये मैंने पिछली क्वांटम नंबर वाली यूनिट में टॉपिक में सिखाया था। तो l की वैल्यू 0, तो सम हमारे पास आया 4। यहां देखें n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2। d है, d के लिए l की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 2 होती है। तो इसका सम हमारे पास आया 5। तो मैंने लिखा है जिसकी n+l की वैल्यू कम आएगी, ऊपर ये लिखा है लोअर इज द वैल्यू ऑफ n+l 4n ऑर्बिटल, जिसकी n+l की वैल्यू कम है, मतलब उसकी एनर्जी भी कम है और उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी पहले की जाएगी। मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरने हैं, 3d में बाद में भरने हैं। तो कहीं भी आप किसी स्टेज पे कंफ्यूज हो जाओ तो आप इस रूल की हेल्प ले सकते हो, n+l रूल, जो कहता है जिसकी n+l वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम है और वो भरा भी पहले जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मान लो n+l भी सेम हो, किसी का n+l वैल्यू भी सेम हो। मैं लिखूं 3d और मैं लिखूं 4p, इनका n+l वैल्यू सेम है, तो तब क्या करें? इसका n3 l2 और सम इनका 5 आया, इसका n4
P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, इसका सम भी 5 आया, दोनों का जोड़ बराबर है। तो अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तब क्या करें, तब आपने उसको पहले कंसीडर करना है जिसका n कम है, सिर्फ n देखना है इन दैट केस। इसका n 3 है, इसका n 4 है, इसका मतलब 3D पहले आएगा 4p बाद में आएगा। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आती है तो पहले तो n प्लस एन वैल्यू जोड़ करके देखो, अगर जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम है वो पहले भरा जाएगा। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले भरने हैं जिसका n कम है। ठीक है जी, ये डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, और आपके पास एग्जाम में जरूर वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का, तो वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, सबसे पहले हम हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको कंसीडर करते हैं। एटॉमिक नंबर वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखी जाती है। इसको आप लोग वैसे लोअर क्लास में करके आए हो, आपकी 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन वितरण, ठीक है ना। पहली कक्ष में 2 आते हैं, दूसरे कक्ष में 8 आते हैं, वो वाली चीज़ें सारी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हमने कैसे करनी है उसके लिए सीक्वेंस में दोबारा लिख रहा हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये सीक्वेंस मैंने आपको याद करने के लिए कही है, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s में भरा जाएगा, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, ऊपर लिखना है ऐसे, इसका मतलब है 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, तो इसकी कन्फ्यूग्रेशन आपकी क्या बनेगी, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, कन्फ्यूग्रेशन आपकी क्या बनेगी, कुछ बच्चे कहेंगे 1s3 होएगा जी, नहीं, मैंने आपको बताया था s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d के अंदर मैक्सिमम 10, f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब s में 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, यानी कि 1s अगर मैं लिखूंगा सबसे पहले तो इसमें 2 ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो। s ऑर्बिटल अगर है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1s में 2 आ गए, 1s पूरा भर गया, 1s पूरा भर गया। अगली बारी किसकी है, 2s की है, तो 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन यूँ लिखोगे, 1s में 2, 2s में 1। इसके बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, 1s2 2s2। उसके बाद बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s भी पूरा भर गया, 2s भी पूरा भर गया, अब 2p का नंबर आया, तो 1s2 2s2 2p1। p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ आगे, 2 यहाँ आगे, 1 बचा यहाँ आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। तो जब तक p में 6 नहीं आते तो p में ही चलते जाएंगे। बोरॉन के बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। 2p2 को आप यूं भी लिख सकते हो, या इसको यूं भी लिख सकते हो, 2px1 2py1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यूं ही लिख लो सीधा, ये सिंपल है, ये ठीक है। अगर आप हंट्स रूल के अकॉर्डिंग दिखाना चाहो तो यूँ दिखा सकते हो, p में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यूँ भरे जाएंगे, क्योंकि हंट्स ने कहा था कि पेयरिंग तब करनी है जब सबको 1-1 नहीं मिल जाता। तो p में 2 दिखाना चाहो तो ऑर्बिटल यहाँ साइड में बना करके दिखा भी सकते हो, ठीक है। अब कार्बन के बाद अगला एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p3। यहाँ बनाना चाहो p के 3 इलेक्ट्रॉन्स यूँ दिखा सकते हो, p के 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए हैं। नाइट्रोजन के बाद अगला एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p4। p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब आपकी पेयरिंग हुई है, पेयरिंग तब हुई जब सबको 1-1 मिल गया। उसके बाद
ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 5 यूं भरेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद नियोन एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 को हम 1s2 2s2 2p6, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, 6 यहाँ आगे 10। और इसको आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये मैंने पी के दिखाए हैं। तो नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो हमारा पूरा हो गया। पी में 6 आ गया, पी में इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, यानी कि ये भी पूरा भर गया, ये भी पूरा भर गया, ये भी पूरा भर गया। अब अगला नंबर किसका आएगा, 3s का। अगला जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे वो 3s में भरेंगे। नियोन के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Na सिंबल है, सोडियम 11। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। सोडियम के बाद मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s भी भर गया पूरा। 3s के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 हमने भर दिए। 3s के बाद एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। 3s के बाद किसका नंबर है, 3s पूरा भर गया है। अब 3p का नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12 और 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन यूं भरने हैं आपने, ठीक है। 3s के बाद 3p का नंबर आया, 3p में 1 आया एल्यूमिनियम। और p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, p में मैक्सिमम आपके 6 आ सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे 6 नहीं आता तब तक इसी में p में ही भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के बाद अगला जो हमारे पास है वो सिलिकॉन है। एटॉमिक नंबर इसका 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फॉस्फोरस के बाद सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पी में 5 हो गए हैं। आर्गन 18 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आपके पी में 6 पूरे हो गए। ये पी भी आपका भर गया पूरा। अब बारी आई 4s की। 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा वह अगले के। पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 2 2 4 से 10 2 12 6 18 1 19 पूरे। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपका 4s भी पूरा भर गया। 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक 4s पूरा भर गया। अब अगली बारी किसकी आएगी, 4s के बाद हमारा नंबर 3d का है। अब 3d में चलेंगे और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि जब तक इसमें 10 नहीं आ जाते तो हम 3d में ही चलते जाएंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 21 जो है वो स्कैंडियम का होता है। स्कैंडियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। डी में एक इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इसको आप यूं भी लिख सकते हो और आप इसको लिख यूं भी सकते हो, या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। मतलब जो ये 3d है इसे आप 4s से पहले लिखना होता है वैसे सही में तो, क्योंकि जब ये खाली थे उस समय 4s की एनर्जी कम थी, 3d की ज़्यादा थी। लेकिन जब इनमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आने के बाद
3D की एनर्जी कम हो जाती है, 4s की ज़्यादा हो जाती है। यूं भी लिख दो सीधा ऊपर जैसे सिखाया वो भी ठीक है, बट एक्चुअल में आपको लिखना सिर्फ पहले है। इलेक्ट्रॉन पहले आप 4s को ही दोगे, 3D को बाद में दोगे, लेकिन लिखोगे पहले 3D को, 4s को बाद में लिखोगे, यह ध्यान रखना। या नहीं लिखना आप ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी गलत नहीं है। 4s2 3d1। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर आपका 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आती है क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, चेंज है। 24 को हम अपने अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। हम अपनी तरफ से ये लिखेंगे 2 और 2 4 से 10, 2 12 से 18, 18 और 2 20 और 4 बचे, यहाँ डाल दिया अपने 24। लेकिन वास्तव में इसकी कन्फिग्रेशन ये नहीं होती है। इसके अंदर क्रोमियम में वास्तव में क्या होता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जंप कर जाता है। मतलब इसकी एक्चुअल कन्फिग्रेशन ये होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। 4s का एक इलेक्ट्रॉन आपने पेपर में ये लिखनी है, ये वाली लिखनी है, नीचे वाली ऊपर वाली लिखोगे गलत हो जाएगी। इसमें 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर गया। क्यों कर गया, ताकि d के अंदर 5 हो जाएं और d में 5 होने के बाद 1 2 3 4 5 ये पूरी तरह से हाफ फिल्ड हो गया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब सारों को एक एक मिल गया, और ऐसा होने से 3d की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी करने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करता है इन केस ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम में आपने इस तरह से लिखना, और किसी में नहीं लिखना, और जितने आए और किसी में मत अपनी मर्जी से लगा देना ये मेथड। सिर्फ आपने क्रोमियम में लगाना, या एक कॉपर में लगेगा वो मैं बताऊंगा, उसके अलावा किसी और में आपने कोई चेंज नहीं करना। सिंपल यूं के यूं भरने हैं, पहले इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, बाकी जितने बच गए वो इसके अंदर, डी के अंदर। तो क्रोमियम की आपने 4s1 3d5 लिखनी है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, और यही पेपर में जरूर आती है। क्रोमियम के बाद अगला नंबर जो हमारे पास मैग्नीज का है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। यहाँ तक 20, 20 और 5 25। मैग्नीज के बाद आयरन 26 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। आयरन के बाद कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। 5 6 7। कोबाल्ट के बाद निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। 7 के बाद 8 आ गया। अब कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने आपको क्रोमियम की एक्सेप्शनल बताई थी, इसकी भी ऐसे ही होती है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। हम तो अपने अकॉर्डिंग ये लिखेंगे कि 20 ये हो गए, 9 ये हो गए, 19 29। लेकिन इसमें भी ऐसे नहीं होता, इसमें भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करता है ताकि 3d में पूरे 10 हो जाएं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया 3d10, 4s में एक। ऐसा करने से आपका जो 3d है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाएगा। डी में 10 आ गए, मैक्सिमम 10 ही आ सकते हैं, और ये कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गया, और ऐसा होने से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो कॉपर एंड क्रोमियम
2 के केस में आपने एक्सेप्शनल कन्फ्यूग्रेशन लिखनी है, यानी कि एक्चुअल कन्फ्यूग्रेशन इसकी ये रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो ये आपने कन्फ्यूग्रेशन लिखनी है कॉपर की। कॉपर के बाद लास्ट एटॉमिक नंबर 30 जो है वो जिंक का होता है, Zn atomic number is 30 and configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 30 एटॉमिक नंबर है, तो इस तरह से हम इसकी कन्फ्यूग्रेशन लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पहले 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन सिखा दी, किस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। पहले इसमें ये पूरा भरजे तो इसकी बारी, ये पूरा भरजे तो इसकी बारी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, लास्ट में 3D है। आपका 30 तक ही आपके सिलेबस में है, यहाँ तक आपने बड़ी अच्छी तरह से करना है। पेपर में इससे रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ आएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस करी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन कैसे लिखी जाती है। आपको एटम नहीं दिया बल्कि आयन दे दिया, तो आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन आप लोग कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया है Mg2+, आपको बोला इसकी कन्फ्यूग्रेशन लिखो, तो आपने कैसे लिखने हैं। सबसे पहले आप Mg की लिखो। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो पहले Mg की लिखो, जो अभी मैंने सिखाई थी पहले वो वाली लिखनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2, ये Mg की हो गई। अब उसने बोला है 2+, और 2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। यहाँ पे जितना भी प्लस चार्ज है मतलब उतने आपने कम करने हैं, प्लस में कम करने हैं, माइनस में ज़्यादा उल्टा। +2 का मतलब इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं। निकालोगे कहाँ से, सबसे बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सबसे बाहर वाली में से। ठीक है जी। तो सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, ये 3s है, तो 3s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 2p6। ये कन्फ्यूग्रेशन आपके पास बच गई है Mg2+ की। समझ में आ गया। तो सबसे लास्ट वाली शेल में से, जो सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन आपने फिल करे हैं, लास्ट वाली शेल, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, तो ये आपके पास कन्फ्यूग्रेशन आयन की आ जाएगी। एक दो एग्जांपल आप लोगों को और देता हूँ। मान लो आपके पास बोला जाए Mn2+, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखो। सबसे पहले Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। दिस इज द कन्फ्यूग्रेशन ऑफ Mn, और Mn के ऊपर चार्ज है 2+, तो 2 निकालने, और निकलेंगे कहाँ, सबसे बाहर वाली शेल में से। सबसे बाहर वाली शेल आप देखेंगे कि आप कहोगे कि जी 3D में से निकाल दो, लेकिन बाहर वाली शेल 3D नहीं है, 4s है। क्यों, क्योंकि ये तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है। मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको वैसे तो कन्फ्यूग्रेशन भरनी तो ऐसे है, लेकिन 4s को बाद में लिखना है, 3D को पहले लिखना है। मतलब मैंने आपको एक्चुअल में सिखाया था यूँ लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। सही लिखने का तरीका ये है, यूं भी लिख देते हो गलत नहीं है, बट जिस समय आयन की कन्फ्यूग्रेशन लिखोगे तो आपको ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली शेल में से निकलना है। ये तीसरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये चौथी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, 4s में से 3D में से नहीं निकलने, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4s चौथी शेल का है, 3D तीसरी शेल का, और मैंने कहा सबसे बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो सबसे बाहर वाली शेल हमारी चौथी है, 4s है, 4s में से निकलेगा। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, 3D में से निकाल देते हैं, 3D में से नहीं निकालने, 4s में से निकालने हैं। ध्यान रखना, 4s में इलेक्ट्रॉन आता भी पहले है कन्फ्यूग्रेशन लिखते हुए, और इलेक्ट्रॉन निकालते हुए 4s में से जाता भी पहले है।
3D के कंपैरिजन में। 3D की तुलना में 4s को इलेक्ट्रॉन देना भी पहले है, और जब निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन तो 4s में से पहले निकालना है, 3D में से बाद में निकालना है। एक मैं आप लोगों को बोल दूँ क्रोमियम 2+, इसकी कन्फ्यूग्रेशन कैसे, 2 की जगह चलो इस बार 3 चार्ज ले लेता हूँ। क्रोमियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्रोमियम में से, तो पहले आप क्रोमियम की लिखो जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। अभी सिखाई थी एक्सेप्शनल कन्फ्यूग्रेशन थी इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ क्रोमियम। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज है, तो मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में से निकालने हैं। और मैंने अभी आपको सिखाया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, सबसे बाहर वाली शेल में से। तो सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, 4s है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s में पड़ा है, इसका निकाल दो। और टोटल कितने निकालने हैं, 3। अब 2 बच गए, 2 किस में से निकाल लोगे, जो लास्ट वाली है, लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 3D में पड़े हुए हैं, 3D में से 2 निकाल दो। कन्फ्यूग्रेशन क्या बनी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3D में कितने बच गए, 1 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 3D 3 बच गए। तो 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 3D में से 2 उड़ा दो। तो कह रहे पहले 4s में से निकालने हैं, 4s में 2 हैं तो दोनों के 2 निकालने हैं, 4s में 1 है तो एक ही का 1 निकालना है। ठीक है, 4s में से पहले निकाल लोगे, बचे कुचे जितने और निकालने हैं वो 3D में से निकलेंगे। तो ये कन्फ्यूग्रेशन आयन की है। Cl नेगेटिव आ जाए आपके पास, Cl पे नेगेटिव चार्ज, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो पहले Cl की लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और डालना है, जैसे प्लस में हमने इलेक्ट्रॉन निकाले थे ऐसे ही माइनस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, और डालेगा भी कहाँ, सबसे बाहर वाली शेल में। तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ये होती है। तो ये अभी हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ द आयंस। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मैं कहूंगा इस यूनिट का है, दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप अब हम सीखेंगे कैसी होती है, और आपके सिलेबस में 3 ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस कराई गई है, और वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, ऑर्बिटल s p एंड d, s p d। 3 की शेप हम पढ़ेंगे, f की शेप हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ s ऑर्बिटल। 2 तरह से हम बता सकते हैं शेप, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर यह पाया गया कि जो आपका न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ अगर s ऑर्बिटल है तो उस केस में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में सेम मिलेगी। इन केस ऑफ s ऑर्बिटल the electron probability around the nucleus is maximum in all the direction equal। तो इसका मतलब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो इससे हमारे पास कौन सी शेप तैयार हुई, स्फेरिकल शेप तैयार हुई। एक स्फीयर ही ऐसा है जिसके 3 डायमेंशन के अंदर एक जैसी प्रोबेबिलिटी होती है, विच गिव्स राइज स्फेरिकल शेप टू द s ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमें पता लगा कि जो हमारा s ऑर्बिटल है इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होती है। अब मैं आपको क्वांटम नंबर के बेसिस पर भी बता देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर अगर हम बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमें पता है। l0 तो m भी 0। m की जितनी वैल्यूज आती हैं उतनी तरह के ओरिएंटेशंस पॉसिबल होते हैं। m इज इक्वल टू 0 का मतलब 1 टाइप
ऑफ ओरिएंटेशन। कहने का मतलब ये है कि जो आपका s ऑर्बिटल है इट हैज सिंगल टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, इसकी एक ही तरह की ओरिएंटेशन है। और कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी सिंगल टाइप की ओरिएंटेशन होती है? दैट इज स्फीयर। इससे पता लगा कि देखो स्फीयर ही ऐसा है जिसको आप यूं पकड़ लो, यूं पकड़ लो, यूं पकड़ लो, एवरी डायरेक्शन से वो एक जैसा नजर आएगा, विच गिव्स राइज स्फेरिकल शेप टू द एस ऑर्बिटल। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो एस ऑर्बिटल की शेप है वो स्फेरिकल शेप होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर भी। अब आप दो चीज़ों में डिफरेंस देखो, और वो दो चीज़ें क्या है? डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s। एक मैं लिखता हूं 1s, ये 1s है, और ये सपोज 2s। ये मैंने दो ऑर्बिटल लिखे हैं, एक 1s और एक 2s, और इसमें डिफरेंस आपको बताना है क्या क्या है। पहला डिफरेंस तो आपको साइज का ही नजर आ रहा है कि 1s ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज एंड 2s ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है। और दूसरा डिफरेंस आपको नजर आ रही है यहाँ पर एक जगह ऐसी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली पड़ी हुई है, और इस जगह को नाम दिया जाता है नोड, NODE नोड। ठीक है, तो नोड, इसमें एक नोड भी है, यहाँ कोई नोड नहीं है। नोड क्या है? न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होती है या इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, उसे नोड कहा जाता है। एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं नोड की, या नोडल प्लेन, एक ही बात है, NODE नोड या नोडल प्लेन। ये क्या होता है? इसको हम लिखेंगे इट इज द स्पेस अराउंड nucleus where electron probability is zero। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है, जिसका क्या मतलब है? 90 से लेकर के इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो है, बस 90, वो तो ऑर्बिटल हो जाता। तो इज कॉल्ड नोड। और नोड को निकालने का एक फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास रेडियल नोड, अगर पूछे रेडियल नोड निकालनी है तो आपने ये फार्मूला लगाना है n-l-1 रेडियल नोड निकालने के। अगर आपको कहा जाए एंगुलर नोड निकालो तो उसके लिए आपका फार्मूला रहेगा सिर्फ L, जो भी उसका L की वैल्यू है वही उसका एंगुलर नोड है। और अगर आपसे कहा जाए टोटल नोड बता दो तो आपने फार्मूला लगाना है n-1। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, वही लिख दूं मैं दोबारा से 2s का n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है। जो आगे लिख रखा है वो n है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अब हम देखते हैं इसके रेडियल नोड कितने हैं। इस फार्मूले में वैल्यू रखें, n की जगह 2 रख दिया, l की जगह 0 -1 इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू 1 आ गई। एंगुलर नोड कितनी है? जो भी उसका L की वैल्यू है वही एंगुलर नोड है। यहाँ L की वैल्यू 0 है तो हमारी एंगुलर नोड भी 0 हो गई। टोटल नोड कितनी निकलनी है? n-1। n हमारे पास 2 है, 2 में से 1 माइनस कर दिया तो इसमें टोटल नोड एक ही है, और वो एक नोड कौन सी नोड है? रेडियल नोड है, क्योंकि एंगुलर इसकी 0 है। अब मैं एक एग्जांपल आपके पास कोई और लेता हूँ, 2s की जगह मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ 5p। सपोज मैंने 5p ले लिया, इसका n इज इक्वल टू 5 है, l इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, जो आगे लिख रखा है ये इसका n है। तो रेडियल नोड निकालते हैं, 5 -1, l की जगह 1 रख दिया, -1 तो ये हमारे पास 3 आ गई है।
एंगुलर नोड हमारे पास जो उसका एल की वैल्यू है वही उसकी एंगुलर नोड है। एल की वैल्यू 1 है तो मतलब इसमें एक एंगुलर नोड है। टोटल नोड n-1 करनी है, यानी कि 5-1 करनी है, टोटल नोड 4 हो गई है। तो इसमें 3 तो रेडियल नोड है, एक एंगुलर नोड है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू 4। तो आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर नोड निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ 3D नहीं 4D लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू 4 हो गया, l इज इक्वल टू 2 हो गया। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो 4 - 2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। रेडियल नोड 1 आ गई, l इज इक्वल टू 2, एंगुलर नोड आ गई है 2, टोटल नंबर ऑफ नोड n-1 होता है, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो इसमें रेडियल नोड 1 है, एंगुलर नोड 2 है, टोटल नोड जो है वो 3 है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स के बाद अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अभी हमने s ऑर्बिटल की शेप देखी थी, सफेरिकल शेप। अब हम p की बात करेंगे। p ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 1 होता है। L1 का मतलब आपका m-1 0 + 1। कितनी वैल्यू? 3 वैल्यूज, तो मतलब कितने ओरिएंटेशन? तो इसके 3 तरह के ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं 3 एक्सिस में। x, y, z तीनों एक्सिस में अलग अलग तरह के ओरिएंटेशन है, जिससे हमें पता लगा इसकी 3 तरह की शेप है, और ये वो शेप है p की। ये px, ये y एक्सिस है तो py, ये z एक्सिस है तो pz। तो देयर आर 3 शेप फॉर द p ऑर्बिटल, px, py, pz, और इस शेप को नाम दिया गया है डम्बेल शेप। डम्बेल शेप इसको बोलते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड डम्बेल शेप। तो p की ये 3 शेप होती हैं डम्बेल शेप, 3 एक्सिस में। अब लास्ट हमारे पास आ जाती है शेप ऑफ d ऑर्बिटल। अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें, d ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 2 होता है, m की वैल्यू -2 - 1 0 + 1 + 2, मतलब कितनी वैल्यूज हो गई हैं? 5 वैल्यूज इसकी हो गई हैं। तो 5 वैल्यूज का मतलब इसकी 5 शेप बनेगी, और वो 5 शेप हमारे पास कौन कौन सी हैं? अगर ये हमारी x है और ये y एक्सिस है, तो इस शेप का नाम पड़ा है dxy, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी x और y एक्सिस के बीच में है। ये y है, सपोज ये z एक्सिस है, तो ये शेप का नाम पड़ेगा dyz। ये z है और ये x एक्सिस है, तो ये शेप का नाम पड़ेगा dzx। तीनों देखने में एक जैसी हैं तीनों शेप, परंतु एक्सिस का फर्क है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी x और y एक्सिस के बीच में लाई करे, ऊपर नहीं, एक्सिस के बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी दिखाई है, तो dxy हो गई। y z के बीच में तो dyz नाम पड़ गया, z और x एक्सिस के बीच में तो dzx पड़ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आपकी x और y एक्सिस के ऊपर लाई करे, देखो यहाँ बीच में पड़े थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा दिए एक्सिस के ऊपर, तो इसका नाम पड़ेगा dx² - y²। और अगर z एक्सिस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हो, तो इसका नाम पड़ा dz²। यहाँ बीच में आपने एक रिंग भी बनानी है। तो ये 5 शेप हमारे पास d ऑर्बिटल की हैं, dxy, yz, zx, dx² - y² एंड dz²।
एक्स वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, वाई जेड के बीच में, जेड एक्स के बीच में। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जेड एक्सिस के ऊपर है। तो दीज आर द टोटल 5 शेप फॉर द डी ऑर्बिटल। और यही था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। पूरी यूनिट आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको ज़रा ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3rd यूनिट स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।